Hello everyone. Today we are going to discuss a new chapter of geography, that is air. So student, in this chapter you will learn about the composition of the atmosphere, structure of the atmosphere, weather, difference between the weather and climate, temperature, air pressure, wind, and their types, moisture, and so many aspects which are related to this chapter and our environment. So let's begin our chapter. Student, our earth is surrounded by a huge blanket of air, atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. तो स्टूडेंट, आपके जो पूरी अर्थ है वो आपके क्या है, कम्प्लीटली चारों तरफ से किससे कवर अप है? आपके एटमॉस्फेयर से कवर अप है। जैसे आपकी अर्थ हो गई, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी गैसेस इसके चारों तरफ हैं, और ये गैसेस मिलकर क्या बनाती है, आपके एक लेयर बनाती है, और इसी को आपके क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके, सो इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। तो जो आपके ये अर्थ है, इसके चारों तरफ जो लेयर बनती है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और वो क्या करती है, उसमें हमें जो सन से हार्मफुल रेज आती हैं हमारे, वो जिनसे हमें कैंसर भी हो सकता है, उनसे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट वो करती है। सो विदाउट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is the mass of air that has made the temperature on the earth livable. तो जो आपके एटमॉस्फेयर है आपके अर्थ पर, उसी के रीज़न से क्या है, हमारे जो लाइफ है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अदरवाइज क्या होगा, जो सन की क्या है, जो आपके हार्मफुल रेज हैं वो क्या करेगी, हमारी बॉडी को अफेक्ट करेंगी, ठीक है। और अगर ये लेयर नहीं होगी तो क्या होगा, हम लोग जल जाएंगे दिन में इसकी रेज से, और अगर रात में हम बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पूरी अर्थ है वो क्या हो जाएगी, फ्रोज हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, एकदम ठंडी हो जाएगी। सो डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो आपको पता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें क्या है, बहुत सारी गैसेस उसके अंदर होती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आपके जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो आपके जो एटमॉस्फेयर है उसका एक मेजर पोर्शन कवर करती हैं। जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो कितनी परसेंट है, 78% है। वहीं पर ही जो आपकी ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट है, 21% है। इसी तरीके से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना 0.03% है। आर्गन आपके कितना 0.93%, एंड अदर गैसेज आर 0.04%। सो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. तो आपके ये जो गैसेस हैं इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपकी गैसेस के अंदर इंक्लूड रहते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। तो ये पाई चार्ट है, इसमें आप लोग देख सकते हो कि कितना परसेंट हमारे एटमॉस्फेयर में किसका, कौन सी गैसेस का होता है। सो नाइट्रोजन इज द मोस्ट plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. तो आपके जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसमें आपके जो ज़्यादातर जो हम जो गैस लेते हैं, इनहेल करना मतलब सांस लेना, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो उसमें आपके बहुत सारी जो नाइट्रोजन है वो भी काफ़ी अमाउंट में हमारी लंग्स के अंदर आती है और हम लोग उसको छोड़ते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली आपके एटमॉस्फेयर से उसको नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, वो उनके कुछ अदर सोर्सेज होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं पहले। Carbon dioxide is released in the atmosphere creates by greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth.
इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस। तो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो इसमें बता रखा है ग्रीन हाउस, ये क्या है? जैसे स्टूडेंट ये आपका सन हो गया, ठीक है, ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है। अब ये जो अब ये सन है, तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट आ रही है, और हीट आने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है और ये वापस आपके रिफ्लेक्ट होके नहीं आ पाती है, तो ये क्या होता है, अर्थ में ही ट्रैप हो जाती है, अर्थ में ही रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ है उसका टेम्परेचर, उसका तापमान क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी आपके ग्लेशियर्स हैं, जितनी भी बर्फ़ है आपके अर्थ पर, वो क्या होगी, मेल्ट होगी, ठीक है। मेल्ट होगी तो क्या होगा, आपके जो वाटर लेवल है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और वाटर लेवल जब इंक्रीज करेगा स्टूडेंट आपके, तो उससे क्या होगा, आपके फ्लड आ सकती है, ठीक है। एक बार हम लोग दोबारा समझेंगे इसको। जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने से क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उससे आपके जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे, ठीक है। अब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो आपका क्या होगा, जो वाटर लेवल है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब वाटर लेवल इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, फ्लड कंडीशन डेवलप होंगी, यानी कि फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये एक साइकिल है, इसको आपको समझना ज़रूरी है। सो इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस। तो जब आपके अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता है तो उससे हमारा जो अर्थ है वो क्या बन जाती है, ग्रीन हाउस गैस बन जाती है। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। हाउएवर व्हेन इट level in atmosphere increase due to factory smoke or car fume, the heat retained increases the temperature of the earth. This is called ग्लोबल वार्मिंग। तो एक अमाउंट तक तो आपके क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, लेकिन जब उसका अमाउंट बढ़ जाता है और उससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और इससे कोई क्या, इसके क्या क्या रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं कि इससे जो सी लेवल है हमारा, जो समुद्र का जो पानी का है इस तरह, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब समुद्र का पानी इस तरह बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके बाढ़ आने के चांसेस लगातार बढ़ जाएंगे। तो जितने भी आपके कोस्टल एरियाज हैं, यानी कि तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हमको डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे। सो देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। और यही रीज़न है कि आपके बहुत सारे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो ख़त्म होते चले गए, क्योंकि आपके जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारा चेंजमेंट हमको देखने को मिलता है। सो बैक्टीरिया, अब इस पर आते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, उनके अदर सोर्सेज होते हैं। तो वो अदर सोर्सेज क्या होते हैं प्लांट्स के लिए? बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट ऑफ सम प्लांट्स। तो जो बैक्टीरिया होते हैं जो कहाँ पर रहते हैं, आपके ज़मीन में रहते हैं, पेड़ों की जड़ों में रहते हैं, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट। तो वो क्या करते हैं, आपके नाइट्रोजन का सोर्स है किसके लिए, आपके प्लांट्स के लिए। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट plentiful gas in the air. Human and animals take oxygen from the air as they breathe. तो आपके जो ह्यूमन हैं वो क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। आपके एनिमल्स भी बड़ी मात्रा में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। सो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आपके जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो प्लांट होता है वो अपना फूड बनाता है, तो फूड बनाने के लिए उसको कौन से प्रोसेस से पास होना पड़ता है, फोटोसिंथेसिस से पास होना पड़ता है। इट मीन्स द प्लांट्स इज ऑल्सो टेकन ऑक्सीजन व्हेन दे मेड देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। तो इससे क्या होता है, अगर हम लोग डिफोरेस्टेशन ज़्यादा करते हैं, डिफोरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटना, तो अगर हम लोग ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो अर्थ है उसका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर बैलेंस का मतलब ये है कि जो कंपोजिशन ऑफ द एयर है, कंपोजिशन ऑफ द गैसेस हैं, वो क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। आपके CO2 क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और आपके जो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम
हो जाएगा। थर्ड जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड इज द अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फूड बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और ऑक्सीजन कौन लेता है, आपके ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों लेते हैं। सो ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड released by humans or animals seem to equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। तो आपके जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगी तो उससे क्या होगा, हमारे जो अर्थ है उसमें क्लाइमेटिक चेंज आना शुरू होंगे। क्लाइमेटिक चेंज का मतलब है स्टूडेंट कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो डू यू नो, इसमें पढ़ते हैं व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स बिकम लाइटर एंड गोज अप। तो स्टूडेंट जब आपके जो एयर है, तो एयर भी क्या होती है आपकी दो टाइप्स की होती है, एक कोल्ड एयर होती है, एक वार्म एयर होती है। ठीक है, तो जो आपकी कोल्ड एयर होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी इट मीन उसका जो वेट है वो भी क्या होगा, हैवी होगा। और जब वेट हैवी होगा तो वो क्या होगी, ज़मीन से लगकर रहेगी। तो आपकी जो कोल्ड एयर है वो कहाँ पर रहती है, ज़मीन से पास में रहती है। और जो आपकी वार्म एयर है वो क्या रहती है, आपके एयर में रहती है, हवा में रहती है। So cold air is denser and heavy, that is why it tends to sink down. When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. That is how air circulation takes place. हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये है आपकी वार्म एयर, ठीक है, और ये हो गया आपकी कोल्ड एयर। तो आपकी जो कोल्ड एयर है स्टूडेंट, इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या रहेगी आपके अर्थ सरफेस के पास में रहेगी। ठीक है, और जो वार्म एयर है इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, इसलिए ये अर्थ सरफेस से थोड़ी डिस्टेंस पर रहती है, थोड़ी ऊपर रहती है। और इस सर्कुलेशन को बोलते हैं आपके एयर सर्कुलेशन। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आपको कौन कौन सी और लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो ये आपके डायग्राम है स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगी ट्रोपोस्फेयर जिसमें हम लोग रहते हैं। इसके बाद आपको मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें आपके प्लेन्स वगैरह मूव करते हैं, और देन फिर मेसोस्फेयर, देन फिर थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। So the atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. तो ये आपके जो लेयर्स हैं ये आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं। तो सबसे जो लोवेस्ट आपके जो स्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर है, वो उसका नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। So this layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 किलोमीटर। तो इसकी जो हमारी अर्थ सरफेस है उससे अगर हम 13 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आप वहाँ तक क्या मिलेगी, आपको ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगी। और ये लेयर हमारे क्या काम आती है, इसमें हम लोग सांस लेते हैं। जितने भी आपके नेचुरल फेनोमेना होते हैं जैसे वेदर का बनना, बारिश का होना, ठीक है, आपके ये ओले गिरना, तो ये सारे कौन से लेयर के आपके पार्ट हैं, ट्रोपोस्फेयर के। देन स्ट्रेटोस्फेयर, अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। अब 13 किलोमीटर से लेके ऊपर हम लोग जाएंगे 50 किलोमीटर तक, तो आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगी। और दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। यहाँ पे क्या होता है, एकदम आपका आसमान साफ होता है और ये आपके किसकी कंडीशन डेवलप करती है, एरोप्लेन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन डेवलप करती है। सो वन इम्पॉर्टेंट फीचर
of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. आपके जो ओजोन गैस है वो कौन सी लेयर में देखने को मिलेगी? आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगी. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. इसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही चैप्टर के देख लिया था कि जो आपके ओजोन है, ठीक है, आपके जो अर्थ है उसके चारों तरफ कौन सी एटमॉस्फेयर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर बोलते हैं, जो क्या करती है हमारे जो अर्थ है और जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है. किससे? हार्मफुल रेस से, जो कहाँ से आती है? सन से आती है. मेसोस्फेयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. तो जब हम लोग 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर तक जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, तो हमें क्या मिलेगी? मेसोस्फेयर मिलेगी. और वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेंगे? मेट्रॉइड्स. मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस. तो जो स्टूडेंट हमको टूटता तारा नजर आता है वो कौन सी लेयर में नजर आएगा? आपको मेसोस्फेयर में नजर आएगा. ठीक है. देन आपके है थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर, इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट. तो जैसे हम लोग मेसोस्फेयर से ऊपर जाएंगे तो थर्मोस्फेयर मिलेगी, और जो थर्मोस्फेयर है उसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा? बहुत ही कंटिन्यूसली आपके इंक्रीज करेगा. ठीक है. एंड आयनोस्फेयर. आयनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर. Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 kilometer. This layer help in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. अब जो आपके आयनोस्फेयर है स्टूडेंट थर्मोस्फेयर में, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? आपके जो रेडियो वेव्स हैं, जितने भी हमारे जो रेडियो और टेलीविज़न वगैरह चलते हैं वो सारे उनसे रिलेटेड आपकी जो सैटेलाइट्स होती है वो कौन से स्फीयर में होती है? आपके थर्मोस्फीयर में होती है. और वहीं से ही आपको उनको सिग्नल्स मिलते हैं रेडियोस को, तभी वो रेडियोस क्या करते हैं? चल पाते हैं अच्छे से. देन लास्ट वन इज द एक्सोस्फीयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब जो एक्सोस्फीयर है इससे ऊपर आपको स्पेस इससे टच कर जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? थिन लेयर. This layer has very thin air. Light gases like helium and hydrogen float into the space from here. यहाँ पर आपको जो एकदम लाइट गैसेस होती हैं, जो एकदम हल्की गैसेस होती हैं, वो देखने को मिलेगी. स्टूडेंट, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि आपके जो हल्की गैस हैं तो उनका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आपके हीलियम एंड हाइड्रोजन. अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपके वेदर एंड क्लाइमेट पर, कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है. देखिए स्टूडेंट, आपकी जो वेदर है ये एक शॉर्ट टाइम प्रोसेस रहता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, और जो क्लाइमेट होता है ये एक बड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होता है. जैसे हम लोग डेली जो न्यूज़ में देखते हैं वो हमें मौसम की जानकारी देते हैं, ना कि जलवायु की जानकारी देते हैं. सो इज इट गोइंग टू रेन टुडे? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? हाउ मेनी टाइम्स वी हियर दिस फ्रॉम एनेक्शियस cricket fans speculating the fate of a one-day match. If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is this hour to hour, day to day condition of the atmosphere. तो अगर आपके वेदर की डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आप ये लिखेंगे कि वेदर इज दिस आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. यानी कि ये आपकी घंटे घंटे में और दिन प्रतिदिन क्या होता है, ये चेंज करता रहता है. ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल. एक ह्यूमिड और जो गर्मी भरा मौसम होता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है. ए प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग. तो जब आपके अच्छी हवा बह रही है ठंडी ठंडी, तो एक ऐसा मौसम हमको क्या करता है? आउटिंग पे जाने के लिए क्या करता है? अच्छा लगता है कि हम लोग बाहर घूमने जाएं ऐसे मौसम में. सो वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे. हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट? तो आपके
जो वेदर होता है उसका अगर हम लोग एवरेज निकालें तो उससे हमें क्या मिलेगा, आपके क्लाइमेट चेंज में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, आपके जो क्लाइमेट चेंज है एक ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, और वेदर आपके डे टू डे आवर टू आवर चेंजमेंट का एक प्रोसेस होता है। सो इसमें देखते हैं, डू यू नो में लिखा है, यू विल सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली वन इन 2,000,000,000 पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी, यानी कि कितनी कम एनर्जी आपको अर्थ को मिल पाती है। ठीक है, अगर पूरी एनर्जी हमारे अर्थ को मिल गई तो क्या हो जाएगी, हमारी अर्थ पूरी गर्म हो जाएगी, और जिससे हम सारे क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। द टेम्परेचर ऑफ the degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. Student, आई होप कि आपको कभी बुखार रहा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये आपके एक थर्मामीटर है स्टूडेंट, तो इसमें आपको क्या करता है, डॉक्टर आपके इसको मुंह में डालता है, या फिर आपको जो आपके हाथ है उसमें दबाने के लिए बोलता है, और इससे क्या होता है, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर वो क्या करता है, मेज़र करता है। तो इसमें आपके क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, या तो माइनस में आएगा या फिर प्लस में आएगा। तो स्टूडेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें क्या करता है, जिसमें हम लोग मेज़र कर सकते हैं टेम्परेचर को, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस की, ठंडा है गर्म है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट थर्मामीटर। ओके, देन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब जो आपका टेम्परेचर है, तापमान है, वो आपका डे टू एंड नाइट में तो चेंज करता ही है, साथ में सीजन टू सीजन भी चेंज करता है। जैसे आप लोग गर्मियों में देखते हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आपके लंबे टाइम तक गर्मी पड़ती है, आपको कूलर एसी की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर आपके जब आपके विंटर आते हैं तो आप लोग एकदम स्वेटर वगैरह पहन के रहना शुरू कर देते हो। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स, तो जो समर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं एज कम्पेयर टू विंटर, सर्दियों के मुकाबले। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. स्टूडेंट, इंसोलेशन क्या होता है, जैसे आपका ये सन है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, तो इंसोलेशन यानी कि इन यानी कि इसके अंदर आया, सोल यानी कि इसकी एनर्जी, तो सन की जो एनर्जी हमारे अर्थ पर आती है इसी को बोलते हैं स्टूडेंट इंसोलेशन। The amount of insolation decreases from the equator towards the pole. अब जो आपकी इंसोलेशन है, जैसे स्टूडेंट ये आपकी अर्थ है, ठीक है, आप लोग 6th क्लास में पढ़ाया गया था कि यहाँ पे हमारी इक्वेटर निकल रही है 0 डिग्री से, और ये क्या है, हमारे फ्रिज्ड जोन है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, आपके इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। जब आपका टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर क्या होगी, जो आपको बहुत सारी क्या मिलेगी, बर्फ़ देखने को मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे थर्मामीटर मैंने आपको बताया कि इससे हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं, बैरोमीटर से आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं। ठीक है, देन रेन गॉज इज हेल्प फॉर मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, इससे हम लोग कितनी बारिश हुई है एक पर्टिकुलर एरिया में उसको मेजर कर सकते हैं। और यह है आपका विंड वेन स्नो द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो ये आपके क्या शो कर रहा है कि जो विंड की डायरेक्शन है वो किस हवा दिशा में चल रही है। ठीक है, देन temperatures decrease in the same manner. Now do you understand why peoples are covered with snow? If the earth's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of villages. The concrete and metals in building and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is releasing during the night. तो आपके क्या होगा, जब इंसोलेशन मैंने आपको समझाया कि जब आपके जो सन है उसकी जो हीट है हमारे अर्थ पर आएगी, तो उससे क्या होगा, आपके जो बिल्डिंग्स बन रखी हैं, ठीक है, वो किससे बन रखी है, सीमेंटेड से बन रखी है। आपके रोड्स भी किससे बन रखे हैं, सीमेंट डामर से बन रखे हैं। तो वो क्या करेंगे, पूरे दिन भर आपके उस हीट को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, सोखते रहेंगे, और रात में क्या होगा, वो हीट को करेंगे, रिलीज करेंगे, छोड़ना शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके सिटी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज
ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी। और इससे आपके सिटी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी आपके अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वो किससे बनी होती हैं? सीमेंट से बनी होती हैं। और रूरल एरियाज में आपके जो घर होते हैं वो कच्चे घर होते हैं, ठीक है, आपको झोपड़ी वगैरह मिलेगी, इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो इतना डिफर नहीं करता है। सो डू यू नो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। इट वाज इन्वेंटेड बाय द एंडर्स सेल्सियस। तो आपके जो टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? डिग्री है, ठीक है। और इसको किसने इन्वेंट किया था? एंडर्स सेल्सियस ने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। ऑन द स्केल सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट ये आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगा और सोशल साइंस में भी आपको पढ़ने को मिल गया है कि जो वाटर होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सो ऑन द मून देर इज ए नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। अब आपके जो मून है स्टूडेंट, वहाँ पर कोई भी आपके क्या नहीं है? एयर नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल्ड विथ एयर व्हेन दे गो टू द मून। इफ दे डिड नॉट वियर दिस space suit, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. The astronauts would bleed. तो आपके क्या होगा? जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं हमारे, जो स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं? अपने को एक सूट से कवर अप करके रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर ना तो एयर है और ना ही वहाँ पर प्रेशर है। तो अगर ना ही एयर है ना ही प्रेशर है तो हमारे, अगर हम लोग मून पर जाएंगे तो उससे क्या होगा? हमारे जो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, अंदरूनी रक्तस्राव हो सकता है, जिससे हमें क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएंगे और हम लोग मर भी सकते हैं। अब समझते हैं स्टूडेंट एयर प्रेशर क्या होता है। इससे पहले हम लोग देखते थे एक और डू यू नो है आपके। ए विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। ठीक है, आपकी जो विंड है उनका जो नेम है वो किसके ऊपर रखते हैं? उनके डायरेक्शन के ऊपर रखते हैं, ठीक है। जैसे आपके कोई वेस्ट से कोई हवा आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्ली बोल देते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब आते हैं एयर प्रेशर पर। एयर प्रेशर क्या होता है? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। आप लोगों ने कभी फील किया होगा कि जो एयर है वो आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा रही है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे आपके ये एक रोड है, ठीक है, और यहाँ पर जो रवि है वो क्या कर रहा है? आपके साइकिल चला रहा है इस डायरेक्शन में, और जो हवा है वो भी क्या कर रही है? इस डायरेक्शन में चल रही है, इस दिशा में चल रही है। अब जो रवि है उसकी जो साइकिल चलाने की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्यों हो जाएगी? एक तो वो क्या कर रहा है? साइकिल में पेडल मार रहा है, और दूसरा उसको हवा का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। रवि है तो जो हवा का डायरेक्शन है वो अभी भी ऐसा ही है, लेकिन अब रवि क्या कर रहा है? वापस लौट रहा है इस डायरेक्शन में। अब रवि की जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि रवि के ऊपर क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है किसका? एयर का, ठीक है। इस डायरेक्शन में एयर चल रही है और इस डायरेक्शन में रवि चल रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो एयर है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। सो हाउ एवर वी डोंट नो इवन फील इट, दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन आवर बॉडी एक्सर्ट्स ए काउंटर प्रेशर। ठीक है, हमारे चारों तरफ से जो एयर है हमें प्रेशराइज करती है। सो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो एयर प्रेशर से हम लोग क्या मतलब निकलता है कि एक ऐसा प्रेशर जो कौन क्रिएट करती है? एयर करती है, और उसके वेट से अर्थ सरफेस पर क्या बनता है? एयर प्रेशर बनता है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। तो जब हम लोग आपके अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे स्पेस की तरफ, तो आपका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? बहुत ही कम होता चले जाएगा, ठीक है। जबकि प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सो द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट। तो जो आपके सी होता है, ठीक है, वहाँ पर आपकी जो प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा? कम होगा। सो हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड by temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets
हीटेड एंड राइजेज। तो जहाँ पर आपकी क्या होता है, जब प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, तो प्रेशर अगर कम है तो उससे क्या होगा, आपके जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपके जो कोल्ड एयर है, ठीक है, और जो वार्म एयर है, तो वार्म एयर क्या होगी, ऊपर चल जाएगी, और जो कोल्ड एयर है वो क्या हो जाएगी, नीचे रह जाएगी अर्थ सरफेस के पास में। सो लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। तो जहाँ पर आपके लो प्रेशर होता है वहाँ पर आपको कैसा स्काई देखने को मिलेगा, कि जैसे आपके क्लाउडी स्काई यानी कि बादल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर heavy air sinks and creates a high pressure areas. High pressure is associated with clear and sunny sky. तो जहाँ पर आपके हाई प्रेशर होगा वहाँ पे आपको जो बादल एकदम साफ नजर आएंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट आपके विंड पर, कि विंड क्या होती है। सो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो स्टूडेंट आपकी जो विंड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ होती है। So you can see wind at work as it blows dries leaves down the pavement or uproots tree during the storm. तो आपके आंधियाँ चलती हैं तो आप लोग देखते हो कि वो पत्तों को उड़ाते हुए ले जाती है, जो सूखी पत्तियाँ होती हैं। Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. At times wind can be strong that it is difficult to walk against it. तो जब हम लोग क्या करते हैं, विंड के अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में क्या करते हैं, चलते हैं, तो विंड क्या करती है, हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, और जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, आगे मूव नहीं कर पाते हैं, फिर आगे मूव करने में हमको क्या होती है, दिक्कत होती है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे। तो जब आपकी तेज़ हवा चलती है तो हम देखते हैं कि हमारा जो छाता है, अम्ब्रेला है, उसको हम लोग ईजिली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। थिंग्स ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव created problems for you. Winds can be divided broadly into 3 types. तो आपके जो winds हैं उसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझते हैं कौन कौन से टाइप की विंड होती हैं। स्टूडेंट सबसे जो पहली विंड होती है उसका नाम है आपके परमानेंट विंड। स्टूडेंट परमानेंट विंड है तो इसका मतलब है जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एक ही डायरेक्शन में ये मूव करती रहेगी। सो द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स. This blows constantly throughout the year in a particular direction. तो आपके जो ये पूरे अर्थ है, ये पूरी अर्थ है, इसके ऊपर आपको जो इक्वेटर है उसके पास आपको देखना परमानेंट विंड देखने को मिलेगी। तो जो वेस्ट से जो विंड आ रही है उसको वेस्टर्लीज बोल रहे हैं, और जो ईस्ट से जो विंड आ रही है उनको हम लोग ईस्टर्लीज बोल रहे हैं। जैसे ये आपके ईस्ट से आ रही हैं और ये आपके वेस्ट आ रही है, तो ये क्या हो गया, आपके ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज विंड हो गई, और इनकी डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर की पूरे वर्ष भर क्या रहती है, एक दिशा में ये बहती रहती है। सेकेंड है आपकी सीजनल विंड्स. दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया. तो जो सीजनल विंड्स होती हैं ये अपनी क्या करती है, जो डायरेक्शन रहती है वो चेंज करती हैं। जैसे आपके इंडिया में क्या आता है, मानसून आता है। मानसून सबसे पहले कहाँ से आता है, आपके केरला से आता है। केरला से होते हुए आता है गुजरात, फिर आपके पश्चिम बंगाल, फिर आपके जम्मू कश्मीर की तरफ, फिर वापस लौटता हुआ आता है। तो इस तरीके से आपके जो मानसून है उसकी जो विंड होती है वो क्या होती है, चेंज करती रहती है। देन लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज. डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू. तो आपके जो लोकल विंड्स होती हैं इनको हम लोग लोकल नेम से जानते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर आपके क्या चलती है, गर्मियों में लू चलती है, ठीक है। तो जो लू है वो क्या है, आपके जनरली नॉर्दर्न प्लेन में आपको देखने को मिलती है, और इससे जो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इनको आपके हीट वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक साइक्लोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये साइक्लोन आपके उड़ीसा में आया था। सो उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट्स. सो
Odisha, located in the eastern sea coast of India, is prone to cyclone that originates in the Bay of Bengal. तो स्टूडेंट आपके जो उड़ीसा है ये कौन से डायरेक्शन में पड़ता है आपके, जैसे ये देखो आपके ये है हमारा इंडिया। तो स्टूडेंट जो उड़ीसा है ये क्या है, एक सी कोस्ट स्टेट है, यानी कि ये तटीय क्षेत्र पर पड़ता है। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आपके उड़ीसा के नीचे क्या है, आंध्र प्रदेश है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में आपके क्या हुआ स्टूडेंट, 17 और 18 अक्टूबर 1999 को आपके एक बहुत ही भयंकर क्या आया, भूकंप आया, और उसने क्या किया, 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो उड़ीसा के थे इनको नुकसान पहुंचाया। सो अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999। जो दूसरा साइक्लोन आया वो कब आया, आपके 29 अक्टूबर 1999 में, और उससे क्या हुआ, एक बड़ा पोर्शन आपके उड़ीसा का क्या हुआ, डिवास्ट हो गया। और दीज the damage caused were factors wind velocity, rain and tidal surge. The winds of up to 260 km per hour lasted for over 36 hours. तो यानी कि आपके 36 घंटों तक आपके 260 किलोमीटर पर आवर की वजह के स्पीड से क्या चली, विंड चली। एंड दीज हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज एंड डैमेज द कच्चा हाउसेज। और इनसे क्या हुआ, आपके जो एक बड़े अमाउंट में जो कच्चा हाउस थे और जो ट्रीज थे उनको डैमेज और नुकसान पहुंचा। Rooftops of several industrial sheds and other houses were also blown away। और जो घरों की छत थी वो क्या हो गई, उड़ गई। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन स्नैप्ड कम्प्लीटली। और जो पावर सप्लाई थी वहाँ की वो क्या हो गई, हैम्पर हो गई, रुक गई, वहाँ पर नुकसान हो गया। हैवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days continuously. These rains led to flooding in the major rivers of Odisha. The cyclonic winds caused tidal waves that swept 20 kilometers inland and brought massive destruction to the coastal areas. The 7 to 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damage at the standing paddy crop. तो स्टूडेंट आपके जो उड़ीसा में जो तूफान आया इससे आपके बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ उड़ीसा के अंदर। देन द साइक्लोन originated as a depression in the Gulf of Thailand near east of Port Blair on 25 October 1999 and gradually moved in a northward direction. It intensified into a super cyclone and hit the area between Assam and AM। तो स्टूडेंट जो आपके ये साइक्लोन आया था ये किस डायरेक्शन आया था, आपके थाईलैंड की तरफ से आया था। और जो थाईलैंड है वो हमारे इंडिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। So the super cyclone swept the entire coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar and Cuttack। इसमें जो भुवनेश्वर है ये क्या है, आपकी कैपिटल है किसकी, उड़ीसा की। तो इसने भुवनेश्वर और कटक और 28 कोस्टल टाउन्स को क्या किया, इसको अफेक्ट किया। एंड अबाउट 13 million people were affected. A large number of livestock were killed. Standing crops of paddy, vegetables and fruits were heavily damaged due to salination caused by the tidal surge. Large tracts of agricultural land have turned infertile। तो क्या हुआ, आपके जब बहुत ज़्यादा पानी आया तो वो उस एरिया में भरा रह गया, और जिसकी वजह से जो लैंड थी वो क्या हो गया, हमारी इनफर्टाइल हो गई, क्योंकि उसमें सैलिनेशंस ज़्यादा हो गया। उसमें जो आपके सॉल्ट होता है उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, जिससे वो लैंड किस में कन्वर्ट कर गई, इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट कर गई, इनफर्टाइल हो गई वो लैंड। Large tracts of salt, teak and bamboo plantation have disappeared. The mangrove forest between Paradeep and Konark vanished। अब जो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं स्टूडेंट ये आपके कहाँ पे मिलते हैं, ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। और जब भी आपके साइक्लोन्स आते हैं तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है ये बहुत ही घने होते हैं अपने नेचर में। तो हमको क्या करना चाहिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि जो उड़ीसा में जो साइक्लोन आया उससे हम लोग रिकवर कर सकते थे। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे ये भी क्या हो गए, बहुत ज़्यादा वहाँ पर उखड़ गए थे जब साइक्लोन वहाँ पर आया था। स्टूडेंट अब समझते हैं हम लोग मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है, व्हेन द एयर इवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड वाटर बॉडी। तो जो आपके जो वाटर होता है वो क्या करता है, इवापोरेट करता है, और वो क्या करता है, भाप बन जाता है, और लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडी इट बिकम्स वाटर वेपर। मॉइस्चर इज द एयर एट एनी टाइम इज नॉन एज ह्यूमिडिटी। यानी कि आपके जो
आपकी जो एयर है उसके अंदर जो वाटर वेपर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं. इट मीन द amount of water the amount of water in the water vapor is called a moisture. So when the air is full of water vapor we call it a humid day. तो जब आपके एयर के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, आपके वाटर की अमाउंट होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आज बहुत ही क्या है, ह्यूमिडिटी है, आज बड़ा ही चिपचिपा सा मौसम हो रहा है. सो द एज द एयर गेट हीट वार्मर इट कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज. तो जो आपके एयर क्या होती है, गर्म होती है, तो उसके जो वाटर वेपर को रखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है. सो ऑन ए ह्यूमिड डे क्लॉथ टेक्स लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवापोरेट इजीली मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल. और ऐसे मौसम में हमें जो कपड़े होते हैं वो बड़े ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये बड़ा हमें क्या कर रहा है, कपड़ा खा रहा है. सो व्हेन द वाटर वेपर राइजेस it starts cooling. The water vapor condenses causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. तो आपके जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या है, आपके वाटर के ड्रॉपलेट्स ही होते हैं. So clouds are just masses of water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they become down as precipitation. तो जब आपके जो वाटर वेपर क्या होता है उनका साइज बढ़ जाता है या फिर आपके हैवी हो जाते हैं वाटर को लेकर, तो आपके जो क्लाउड्स हैं वो क्या कर देते हैं, सारी वाटर को छोड़ देते हैं और जिससे क्या हो जाती है, आपके बारिश हो जाती है. जेट प्लेन्स इन द स्काई Jet planes flying in the sky leaves a white trail behind them. The moisture from their engines condenses. तो आपके जो जेट प्लेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ एक पीछे एक वाइट कलर की एक लंबी पूंछ सी छोड़ते जाते हैं, और वो क्या होता है, आपके जो इंजन होता है उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो बाहर रिलीज होता है, और जिससे हमको क्या होता है, एक लंबी वाइट लाइन नजर आती है. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. ठीक है, और वो लाइन हमको कब तक नजर आती है, जब तक उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है. Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. और precipitation यानी कि बारिश जब आपके अर्थ सरफेस पर आती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेन बोल देते हैं. सो मोस्ट ऑफ द वाटर ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर. आपके जो जितना भी ग्राउंड वाटर है वो सारा कहाँ से मिलता है, हमको बहुत सारा रेन वाटर से मिलता है, बारिश के पानी से मिलता है. प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट. रेन वाटर flows down the bare mountain and can cause flooding or low-lying areas. On the basis of the mechanism, there are three types of rainfall: the conventional rainfall, the orographic rainfall, and the cyclonic rainfall. तो आपके जो रेनफॉल है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले आपका साइक्लोनिक रेनफॉल, सेकंड है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल, एंड थर्ड है आपका कन्वेंशनल. साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है स्टूडेंट, आपके जब आपके कोल्ड एयर क्या होती है, ठंडी होकर नहीं आती, नीचे आती है, और वार्म एयर क्या होती है, ऊपर उठती है, तो इससे क्या होता है, आपके साइक्लोनिक रेनफॉल होता है. ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है स्टूडेंट, जब आपके जो सी से जब आपके जो एयर है वो क्या करती है, अपने साथ वाटर वेपर लेकर आती है, और जैसे जैसे ये हाइट पर जाती है वैसे वैसे आप लोग देख रहे हो कि जो बारिश है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. इसका मतलब इस डायरेक्शन में आपको बिल्कुल भी बारिश देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपके जो एयर है उसमें क्या हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा. ठीक है, और ये है आपका थर्ड. इसमें क्या होता है, जो आपके जो लैंड एरिया है, ठीक है, कहाँ पे, कोस्टल एरियाज में, तो जब आपके कोस्टल एरियाज का जो एरिया है वो क्या होता है, गर्म होता है. अब गर्म होने की वजह से जो एयर है वो क्या होगी, ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कंडेंसेशन होगा. और जब कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगी, बारिश होगी. तो इसको बोलते हैं आपके कन्वेंशनल रेनफॉल. स्टूडेंट ये आपके जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और आपके रेनफॉल हो जाएगी. ठीक है, देन आपके रेनफॉल is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall
is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, flood take place. तो आपके क्या होगा, जब रेनफॉल ज़्यादा होगी तो उससे क्या हो जाएगा, फ्लड कंडीशन भी काफ़ी बार डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर रेनफॉल कम होगा तो उससे क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो सकती है। स्टूडेंट ये आपके एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा है कि जो प्रेसिपिटेशन है उसको हम लोग, उसके 3 फॉर्म्स है, स्नो, स्लीट एंड हेल। स्नो यानी कि बर्फ़, हेल मीन्स ओले और स्लीट मीन्स आपके एक बड़े साइज़ के क्या होते हैं, जो आपकी बर्फ़ होती है उसको बोलते हैं स्लीट। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कोई भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।